हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू दिस चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही रिलैक्सिंग से मूड में हूँ। आज मैंने कोई टॉपिक नहीं लिया कि किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बोलूँ। आज बस मैं आप लोगों से बात करूँगी। अपनी बातों को प्रोसीड करने से पहले मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। मेरी छोटी सिस्टर हैं, आप सभी जानते हैं उन्हें, मोनिका शर्मा, जिनके दो यूट्यूब चैनल हैं और आप लोग उन्हें रेगुलरली देखते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं आप लोग। तो हम दोनों सिस्टर्स नोएडा में मिलते हैं, तो वहाँ पे मैं उसे अक्सर ऐसे देखती कि वो अपने मोबाइल को ऑन करके कुछ पढ़ के स्माइल करे जा रही है। मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन एक दिन मैंने उससे पूछा कि ये तुम क्या पढ़ के स्माइल करती रहती हो। तो उसने कहा कि कुछ नहीं दीदी, जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके कमेंट्स हैं। तो मैंने बहुत ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा कि चलो होगा कुछ ऐसे, लेकिन अक्सर वो ऐसे पढ़ के स्माइल करती रहती। तो एक दिन मैंने उससे पूछा कि आखिर ऐसा वो लोग क्या लिखते हैं कि तुम्हें इतना अच्छा लगता है। तो तब वो बोली कि दीदी, मेरे कुछ सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो मेरी हर वीडियो का वेट करते हैं और उस पर कुछ कमेंट करते हैं। देखिए, हमारे पास तो यही एक जरिया है उनसे कनेक्ट होने का। जो उनके कमेंट होते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो मुझसे सीधा बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं मैं भी उनसे कनेक्ट हो रही हूँ। जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ तो मैं वेट करती हूँ उन लोगों के कमेंट्स का। मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम लोग कभी एक दूसरे से मिले नहीं हैं, लेकिन एक अनजाना सा बॉन्ड बन गया है हम लोगों के बीच, ऐसे उसने बोला। और उसकी ये बात सुन के मुझे अंदर से लगा कि सच में ऐसा होता है क्या। एक्चुअली मैंने तो कभी ये चीज़ फील नहीं करी थी, लेकिन उसके लिए लगा कि अगर ऐसा सच में है तो ये तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। क्योंकि देखिए, अपनी फैमिली का प्यार तो सभी को मिलता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फैमिली के बाहर भी एक और फैमिली बन जाती है और उनसे ऐसा कनेक्शन, ये तो वाकई में बहुत अच्छी बात है। लेकिन उस बात को मैंने वहाँ पे सुन के बस ड्रॉप कर दिया था, बहुत ज़्यादा सोचा नहीं। क्योंकि देखिए, मेरी लाइफ में तो ऐसा कुछ था नहीं, तो शायद मैं उसको एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाई थी। अब यहाँ से मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ। आप सभी को पता है कि आजकल मैं भी वीडियोज़ अपलोड कर रही हूँ। वीडियोज़ अपलोड करने के बाद आप लोगों के कुछ कमेंट्स भी आते हैं। तो जब मैं उन कमेंट्स को पढ़ती हूँ तो मुझे सिस्टर की वो वाली बात याद आ जाती है। उस टाइम पे तो उस बात का मुझे कोई मतलब समझ में नहीं आया था, मैंने उसको जस्ट ड्रॉप कर दिया था कि होगा कुछ। लेकिन अब क्योंकि सेम फीलिंग को मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ, तो हाँ, ये बिल्कुल सच है कि हम लोगों के बीच में एक अनसीन कनेक्शन बन जाता है। एक ऐसा कनेक्शन बन गया है कि जो रेगुलरली कमेंट करते हैं उनका इवन हम लोग वेट करते हैं कि अरे उनका कमेंट नहीं आया, वो तो हमारी हर वीडियो पे कमेंट करते हैं। ये वाली फीलिंग होती है। मैं आपको अपनी एक और बात बताऊं, मैं ये सोचती थी कि YouTube पे चैनल खोलने का मतलब है कि बस वीडियो अपलोड करो और काम ख़त्म। कुछ सर्टेन टाइम के बाद चैनल मोनेटाइज होना होगा तो हो जाएगा और ये एक सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है। मैं बस इतना ही सोचती थी, इसके अलावा मुझे और कुछ भी नहीं पता था। लेकिन अब जब ये मेरी जर्नी शुरू हुई है, मैं इसमें ट्रैवल कर रही हूँ, तो ये जो बड़ा सुंदर सा पड़ाव है कि आप लोगों से कनेक्शन बन रहा है, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी वाकई में। अब तो मुझे लग रहा है कि चैनल मोनेटाइज हो या ना हो, मुझे आप लोगों का जो प्यार और सपोर्ट मिल रहा है, मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। तो फ्रेंड्स, मुझे नहीं पता कि मैं यूट्यूब पे कितने दिन रहने वाली हूँ, लेकिन जब तक भी रहूँ, आप लोग मुझे ऐसे ही अपना लव, सपोर्ट, कंसर्न देते रहिएगा। आप में से कुछ लोगों ने मेरी वीडियोस में कमेंट बॉक्स में कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, तो आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वंदना यादव जी का। उन्होंने बोला है कि दी, अगर फर्स्ट बेबी के टाइम केयर ना हुई हो तो लोग बोलते हैं आगे चलकर बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, इसके बारे में बताइए। देखिए, जब डिलीवरी के टाइम पे बच्चा पैदा होता है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही बच्चा बाहर निकल पाता है, जिसे कि वेजाइनल डिलीवरी बोलते हैं, है ना। यहाँ तक तो आपको पता ही है। उस टाइम पे एक हार्मोन जिसका नाम है रिलैक्सिन, वो बॉडी में लगातार सिक्रेट होता रहता है। इसके सिक्रेशन की वजह से जो पेल्विक गर्डल है वो रिलैक्स होता है। उसके जो जॉइंट्स और लिगामेंट्स हैं ना, वो उस टाइम पे लैक्स हो जाते हैं, लूज पड़ जाते हैं। वो लूज पड़ते हैं तो जो आपका पेल्विक गर्डल है वो थोड़ा सा लूज पड़ जाता है। वरना आप सोच के देखिए कि वेजाइनल ओपनिंग कितनी छोटी होती है और बच्चा इतना बड़ा, तो वो वेजाइना से कैसे बाहर निकले। अब बात यहाँ पे ये आती है कि ये जो रिलैक्सिन हार्मोन है, ये सिर्फ आपके पेल्विक गर्डल पे काम नहीं कर रहा, ये तो पूरी बॉडी में इसका फ्लो हो रहा है। जब ये हार्मोन सिक्रेट हुआ, ब्लड में मिल गया, ब्लड पूरी बॉडी में है ना, तो जितने भी आपकी बॉडी के जॉइंट्स होंगे इंक्लूडिंग पेल्विक गर्डल, ये उन सब पे काम करेगा। उस टाइम पे आपकी बॉडी के जॉइंट्स लैक्स हो जाते हैं, और अगर उस टाइम पे आप बहुत देर तक बैठे रहते हैं या कुछ एक ऐसी पर्टिकुलर पोजीशन को अपनाते हैं जिसमें आपके जॉइंट पे स्ट्रेस आए, तो उन पर्टिकुलर जॉइंट्स में आगे चल के आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए आफ्टर डिलीवरी कम से कम 1 महीने तक आपको रेस्ट जरूर करना चाहिए।
इस 1 महीने के पीरियड में चीज़ें फिर से नॉर्मल होनी शुरू हो जाती हैं, पहले की तरह होने लग जाती हैं और आपके जॉइंट्स फिर से पहले की तरह नॉर्मल हो जाते हैं, लैक्स नहीं रहते। तो ये 1 महीने का पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उस टाइम पे आपको रेस्ट करना चाहिए, अदरवाइज आपको फ्यूचर में मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जस्मीन जी का। उन्होंने बोला है, हाय दी, मेरे भी 3 मिसकैरेज हुए हैं, 4th ईयर शुरू होने वाला है शादी को, अब तो डर लगता है बेबी करने के लिए, कहीं फिर से मिसकैरेज ना हो तो इसके बारे में बताएं। तो देखिए जस्मीन जी, सबसे पहले तो आप किसी अच्छी सी सीनियर एक्सपीरियंस गायनेकोलॉजिस्ट को सर्च करिए और उनसे अपना ट्रीटमेंट शुरू करवाइए। आई थिंक आपने करवाया भी होगा। दूसरा मैं आपको ये बोलूँगी कि मेडिकल साइंस ने बहुत प्रोग्रेस कर ली है, तो आप निराश बिल्कुल भी ना हों। थर्ड, मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ बोलूँगी कि इस तरह के जो केसेस होते हैं ना, ये थोड़े टाइम टेकिंग होते हैं, क्योंकि देखिए कोई भी डॉक्टर होगा वो एक सिस्टमैटिक वे में चलेगा। जैसे कि हो सकता है वो ऐसे सोच रहे हो कि भाई जो कॉमन कॉज है मिसकैरेज के वो ये हैं, लेकिन आपकी बॉडी में कुछ और ही कॉज काम कर रहा है, तो पहले वो जो कॉमन कॉज है उनको देखेंगे, अगर उनसे भी बात नहीं बनती है तो तब वो नेक्स्ट कॉज को देखेंगे, है ना। तो ये थोड़े से टाइम टेकिंग केस होते ही हैं, आप निराश बिल्कुल भी ना हो। यहाँ पे मैं आपसे एक चीज और बोलूंगी कि जिन भी गायनेकोलॉजिस्ट से आपका ट्रीटमेंट चल रहा है उनको आप पकड़ के रखें। ये बिल्कुल भी ना करें कि आज तो ये गायनेकोलॉजिस्ट हैं, 6 महीने बाद दूसरे आपने चेंज कर दिए और फिर 6 महीने बाद आपने किसी और तीसरे के बारे में सुन लिया और फिर आपने चेंज कर दिया। नहीं, अपने एक ही गायनेकोलॉजिस्ट को पूरा टाइम दें, उनको अपना केस समझने दीजिए। जब वो केस समझेंगी तो बहुत आसान हो जाता है केस को सॉल्व करना। तो इसलिए आप धैर्य रखें और बिल्कुल निश्चिंत रहिए, पॉजिटिव रहिए और देखिएगा आप भी एक हेल्दी बच्चे की जरूर से डिलीवरी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी प्ले वर्ल्ड का। उन्होंने बोला है कि लेबर पेन को इग्नोर कैसे करें और लेबर पेन में कितना दर्द होता है दी, और पेनलेस डिलीवरी के बारे में भी बताएं। ये जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि लेबर पेन को इग्नोर कैसे करें, इसका रिप्लाई मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको क्या दूं। ये बस इसको थोड़ा सा आप ऐसे समझिए कि सपोज आपको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, बहुत ही ज़्यादा, तो आप किसी से चाहे बात कर लें, चाहे आप कहीं भी अपना ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि अंदर से आपको प्यास लग रही है, आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, तो ध्यान आपका प्यास पे अटका ही रहेगा और एक स्टेज ऐसी आएगी कि आपको फिर कुछ अच्छा नहीं लगेगा, आपको बस ये लगेगा कि मुझे पानी मिल जाए कहीं से। बिल्कुल सेम वे में लेबर पेन होता है, उस टाइम पे पेन वो इतना ज़्यादा होता है कि आपको कुछ अच्छा नहीं लगता और आपको लगता है कि कैसे ही भी करके मैं अब इससे फ्री हो जाऊँ। सेकेंड क्वेश्चन है कि लेबर पेन में कितना दर्द होता है दी। तो देखिए लेबर पेन का दर्द तो मैं आपको यही कहूँगी कि जब आप एक्सपीरियंस करेंगी आपको तभी पता चलेगा। जैसे होता है ना कि कोई पूछे कि जलेबी का टेस्ट कैसा होता है, तो मीठा होता है ये तो पता है, लेकिन मीठा कैसा? मीठा टेस्ट तो इमरती का भी होता है, मीठा टेस्ट तो रसगुल्ले का भी होता है, बर्फियों का भी होता है, तो जलेबी का कैसा मीठा होता है वो आपको खानी पड़ेगी, आपको तभी पता चलेगा। ऐसे ही लेबर पेन में कितना दर्द होता है ये आपको एक्सपीरियंस करके ही पता चलेगा, ऐसे नहीं बता सकते। लेकिन शायद आपने कहीं ये सुना होगा कि बॉडी में जब बहुत सारी बोन्स एक साथ ब्रेक डाउन होती हैं, उनमें जब फ्रैक्चर होता है उससे भी कहीं ज़्यादा लेबर पेन होता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊंगी, सुनने पे आप ध्यान मत दीजिए। देखिए मेरा भी एक बेटा है, मेरी भी नॉर्मल डिलीवरी ही हुई थी, मैंने भी लेबर पेन एक्सपीरियंस करे हैं। ये जो पेन होता है ना, ठीक है कि बहुत पेनफुल होता है, लेकिन आप मेरा यकीन मानिए बहुत ही मीठा दर्द होता है। अब अगेन वही बात आ गई कि वो कैसा मीठा होता है ये आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेनलेस डिलीवरी के बारे में भी बताएं। ये पेनलेस डिलीवरी आजकल एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन आ गया है। ये उन लोगों के लिए ही है जो दूसरों के एक्सपीरियंस सुन सुन के ही डर जाते हैं, उनको लगता है कि इतना पेन कौन बर्दाश्त करेगा, कितना पेनफुल है ऐसे। तो देखिए इसमें क्या होता है कि एक मेडिसिन डाल दी जाती है आपके स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है, नीचे लंबार एरिया में, आपका ये जो कमर का हिस्सा होता है जहाँ आपके कूल्हे होते हैं उससे थोड़ा ऊपर लोअर बैक में, तो वहाँ पे मेडिसिन डाल दी जाती है। इस मेडिसिन की वजह से जो दर्द फील होता है ना आपको, वो दर्द नहीं फील होता। वो जो दर्द होता है ना उसका सिग्नल ब्रेन को नहीं जाता, लेकिन बाकी सब एक्टिविटीज़ नॉर्मल होती रहती हैं। यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन होंगे, आप पुश भी कर सकती हैं, जैसे डॉक्टर अगर आपसे बोलेंगे कि पुश करिए तो आपके सारे सेंसेस सब अवेयर रहते हैं, बस पेन ही फील नहीं होता। तो ये आजकल बहुत सेफ ऑप्शन में आ गया है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्हें नॉर्मल डिलीवरी चाहिए और पेन भी नहीं चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है टेकीगल भानु का। उन्होंने बोला है कि दी लेबर पेन को कम करने के लिए कुछ बताएं और एक्सरसाइज भी बताएं नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो भानु जी, लेबर पेन को कम करने के लिए वही जो अभी मैंने बताया पेनलेस डिलीवरी के लिए वही होगा कि मेडिसिन इंजेक्ट कर दी जाएगी तो आपको लेबर पेन फील नहीं होंगे और नॉर्मल डिलीवरी आप करवा सकते हैं। और एक्सरसाइज तो अपने आप में एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है, ये मैं किसी वीडियो में ज़रूर कवर करूँगी, कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी वीडियो अपलोड करूँ जिससे कि ये आपके काम आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारुल प्रभाकर जी का। उन्होंने बोला है कि मैम हार्मोनल इश्यू आजकल जो टीनेज में हो रहे हैं गर्ल्स को उसके बारे में भी बताएं, उसके बारे में एक वीडियो बनाएं, जैसे कि PCOS। तो देखिए पारुल जी, मैंने PCOS के ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, लेकिन वो मेरी पुराने वीडियोस में होगा तो हो सकता है अभी वो आपको शो ना हुई हो, और मैं फिर भी कोशिश करूंगी कि अगर PCOS में मैं कुछ और ऐड कर सकती हूँ तो मैं ज़रूर से एक नई वीडियो और बनाऊंगी, ठीक है। और सबसे लास्ट में एक क्वेश्चन है, एक्चुअली जिन्होंने ये पूछा था वो मुझे अभी शो नहीं हो रहा है कमेंट बॉक्स में, या तो वो नीचे चले गए हैं और मुझे निकालना नहीं आ रहा, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने उसी टाइम पे पढ़ा था और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है आज के टाइम में इससे काफ़ी लोग सफ़र कर रहे हैं। वो ये कि मैम मेरा एग साइज बहुत छोटा है तो क्या मेरे बच्चे हो सकते हैं। तो देखिए, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, अगर आपका एग साइज छोटा है तो उसको नॉर्मल किया जा सकता है। मैं अगेन यही कहूँगी कि मेडिकल साइंस ने बहुत प्रोग्रेस कर ली है, और आप डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? अगर कुछ एबनॉर्मेलिटी होती है तो उसको नॉर्मल कराने के लिए ही तो जाते हैं। तो आप बिल्कुल भी इस कॉम्प्लेक्स में मत रहिए कि एग साइज छोटा है तो पता नहीं अब फ्यूचर में क्या होगा। नहीं नहीं, बस मैं यही बोलूँगी कि पेशेंस रखिएगा, अपने डॉक्टर्स को थोड़ा सा टाइम दें, क्योंकि ऐसे जो केसेस होते हैं वो थोड़े टाइम टेकिंग होते हैं। तो आप बस अपना धैर्य ना खोएं, बच्चा जरूर होगा, बस एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट की तलाश करें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए मेरे ख्याल से इतने ही क्वेश्चन बहुत हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बोलूँगी कि मैं प्रोफेशनली फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, गायनेकोलॉजिस्ट नहीं हूँ। तो आप मेरे भरोसे भी ना रहें कि उन्होंने ऐसा बोल दिया। आप किसी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें, उनसे 1 to 1 बात करें। कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है कि जो आज के टाइम में सॉल्व ना करी जा सके, सिर्फ एक कोरोना वायरस की वैक्सीन के अलावा। बाकी तो हर एक प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट आ ही चुका है, तो आप निराश ना हो। बस कोई प्रॉब्लम थोड़ी टाइम टेकिंग होती है, निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बी पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।